नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद अहमस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो शिफ्ट 2 हुई थी, मतलब 23 जुलाई 2022 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी या इवनिंग में जो शिफ्ट हुई थी लेवल 2 की, उसके बारे में जो सीरीज कोड ए है उस पेपर के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। किसके बारे में बात करेंगे? साइकोलॉजी के, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर साइकोलॉजी करवाइए। और आपको भी बताऊंगा 23 तारीख को जो साइकोलॉजी आई थी वो बहुत ही लेवल की साइकोलॉजी आई थी और पर्सन जो कन्फ्यूज करने वाले ज़्यादा पर्सन थे, इसलिए विद्यार्थी कन्फ्यूज है क्योंकि हर टीचर अलग आंसर बता रहा है। हर टीचर जो पिछली बार जो एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने सुना होगा कि सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब की बार भी यही है, क्योंकि जो 23 तारीख को जो साइकोलॉजी आई थी, आपने देखा होगा जो सेकंड ग्रेड वगैरह फर्स्ट ग्रेड में वगैरह में साइकोलॉजी आती है, सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं, बहुत से ज़्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं, तो आसानी से कोई भी टीचर आराम से करवा सकता है। लेकिन इस परीक्षा में ऐसे फैक्ट नहीं पूछे गए थे, विवादित प्रश्न से डाले गए थे और थ्योरेटिकल प्रश्न थे। इस वजह से सब क्या है, कन्फ्यूज है। और इसलिए विद्यार्थियों का कहना है कि सर आप भी साइकोलॉजी करवाइए। तो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं भी इसी पेपर में शामिल हूँ, क्योंकि मेरे भी शिफ्ट 2 ही थी, इसलिए मैं भी कुछ प्रश्न गलत करके आया हूँ। आवश्यक रूप से गलत तो करना ही था, क्योंकि प्रश्न सही से समझ नहीं पा रहे थे सभी विद्यार्थी और सभी के लिए कंफ्यूज करने वाले थे, तो मेरे लिए भी थे सामान्य से। तो बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। पहला प्रश्न है, साइकोलॉजी वाला खंड है और इसमें पहला प्रश्न है, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? मतलब कौन सा विकास का आयाम है जो नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? भाषा विकास, नैतिक विकास, सामूहिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो आपको पता होगा संज्ञानात्मक विकास है वो जीन पियाजे के प्रभाव सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। नैतिक विकास है कोलब्रग से। सामूहिक विकास जो ब्रिजेज वगैरह है उनके, और भाषा विकास है वो नोम चोम्स्की, जिन्होंने भाषा अर्जन यंत्र दिया था या जो भाषा व्याकरण के बारे में बताया था इन्होंने, तो ये भाषा विकास नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। इसका आंसर हो गया ए। दूसरा प्रश्न है, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं वो आधारभूत रूप से होती है। तो जो स्वभाव है, जो हमारा नेचर है, वो आधारभूत रूप से जो विभिन्नताएं होती है हमारी, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। आपने देखा होगा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इन टेम्परामेंट, मतलब स्वभाव में अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। तो ये जो भिन्नताएं हैं वो जन्मजात होती है या सीखी जाती है या अधिग्रहित होती है या अधिगमित होती है या सांस्कृतिक होती है। तो देखो, होती तो सांस्कृतिक भी है, स्वभाव में विभिन्नताएं अधिगमित भी होती है, लेकिन आधारभूत रूप से होती है वो जन्मजात होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी। पहली बार बता देता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं कहेगा कि सर उन सर ने ये करवाया है, उन सर ने ये करवाया है। मैं सभी अध्यापकों का सम्मान करता हूँ और जो भी बता रहे हैं सही बता रहे हैं, अपने अनुसार बता रहे हैं। मैं भी अपना अनुभव बता रहा हूँ, वो भी अपना अनुभव बता रहे हैं। तो कोई भी ऐसा विवाद ना करें, क्योंकि जो भी बोर्ड की आंसर की आएगी वही एकदम ऑथेंटिक आंसर की होगी, और जो बोर्ड मानेगा आंसर आगे के एग्जाम से आपको वही मानना है। लेकिन आप एक अनुमान लगा सकें कि आप इतने % सही हो सकते हैं, इस वजह से ये आंसर की बनाई जा रही है। बाकी ऐसा किसी से कंपेयर ना करें। एक प्रश्न आया, किसी के व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जिसने व्यक्तित्व किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? B.F. स्किनर, सिगमंड फ्राइड, गॉर्डन आलपोर्ट, रेमंड बी केटल। आपने देखा होगा केटल ने 16 PF दी थी, गॉर्डन आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था, शीलगुण उपागम दिया था, सिगमंड फ्राइड ने जो गत्यात्मक मॉडल दिया था, जो इड ईगो सुपर ईगो वाला, जबकि B.F. स्किनर ने व्यक्तित्व के संबंधित कोई सिद्धांत नहीं दिया है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनरी ए मूरे और क्रिस्टीना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है? तो आपको ये तो सबको पता होगा, TAT जो परीक्षण है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, जो कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण है, ये हेनरी मूरे और डी मॉर्गन द्वारा 1935 में दिया गया था। 1935 में। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? देखो, इस प्रश्न में थोड़ा सा विवाद है, मेरे भी कंफ्यूज हुआ था एग्जाम में, लेकिन मैंने इसका आंसर क्या माना है और क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखो, बालक की वृद्धि से संबंधित कारक कौन सा है? तो देखो, पोषण है वो वृद्धि को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी वृद्धि को प्रभावित करता है, निद्रा भी करती है, अधिवास भी करता है। अधिवास का मतलब हो गया उसकी भौगोलिक परिस्थितियां, आप जहां रह रहे हैं वो व्यक्ति को प्रभावित करेगा। आप अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रह रहे हैं तो वो आपकी वृद्धि को प्रभावित करेगा। आपने देखा होगा शीत आवास के जो शीत
इलाकों में, कोल्ड इलाकों में रहते हैं, उनका आपको वर्दी देखी होगी, आपकी जो वर्दी देखी होगी, तो उनमें फर्क होता है। स्वास्थ्य की वजह से फर्क पड़ता है, पोषण की वजह से पड़ता है, निद्रा की वजह से भी पड़ता है। लेकिन इसमें से अगर आपको एक ऑप्शन छांटना हो तो मैं तो इसके ऑप्शन के साथ जाऊंगा, सी ऑप्शन के साथ, और मुझे जहां तक लगता है इसका सी ऑप्शन माना जाएगा। बाकी आप देख लेना, जो ऑथेंटिक आंसर आएगी वही मान्य होगी। बाकी इसका मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा सी, निद्रा। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? तो आपने देखा होगा, जब भी आप संस्कृति मुक्त की या अवाचिक परीक्षण की बात करते हैं, जब कल्चर फेयर परीक्षण की बात करते हैं, तो पहला कल्चर फेयर परीक्षण आता है जो पहला केटल ने दिया था, और जो रेवंस ने जो दिया था स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, या एक इन्होंने रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स दी थी। तो ये 2-3 इन्होंने मैट्रिक्स दी थी। जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है ये संस्कृति मुक्त है और अवाचिक भी है। एक प्रश्न आया था, बहुआयामी बुद्धिमत्ता के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो देखो, प्राकृतिक बुद्धि अभी शामिल की गई है, अस्तित्वकारी है वो बुद्धि भी अभी जो विगत जो वर्षों हैं उनमें ही शामिल किया गया है। जो नए प्रकार है दो वो है, अंतर्व्यक्तिक भी शामिल है पहले से, और लेकिन सामूहिक है वो शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी। रचनात्मक चिंतन के लिए कौन सा प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता मतलब हो गया क्रिएटिविटी, मतलब सृजनात्मकता चिंतन, और सृजनात्मक चिंतन है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक विबंधित पद को किस पद के साथ स्थापित किया गया है? देखो, इस प्रश्न में भी विद्यार्थियों को काफी कंफ्यूज हुआ था, लेकिन अगर आपने इंग्लिश टर्म देख ली तो उस समय आपका प्रश्न सही हो सकता था। आपने एनसीईआरटी के आप जो बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें एक बौद्धिक न्यूनता शब्द आता है, और उसका मतलब है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और ये है जो मेंटल रिटार्डेशन के जो बालक है उनको 4 भागों में बांटता है। निम्न बौद्धिक न्यूनता, सामान्य, तीव्र और गंभीर, इन 4 भागों में बांटता है। तो ये जो है बौद्धिक अयोग्यता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके अंतर्गत आएगी ये टर्म। जो मेंटल एमआर वाले बच्चे हैं ये इसके अंतर्गत आएंगे। एक प्रश्न आया, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? मतलब व्यक्तित्व की अगर सैद्धांतिक अवधारणा की बात करें आप, तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें व्यक्तित्व अनूठा समायोजन होता है, व्यक्तित्व अपेक्षाकृत स्थायी होता है, व्यक्तिगत सामान्य भी होता है, कुछ कई जगह विशिष्ट भी लिखा है, कहीं सामान्य भी लिखा है, लेकिन जो व्यक्तित्व है वो स्थिर नहीं होता है, गत्यात्मक होता है। किस प्रकार का होता है? तो गत्यात्मक होता है, स्थिर नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए। पढ़ने से संबंधित अधिगम असक्षमता को कहा जाता है, वो होते हैं डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया कहते हैं इसे। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके अगर आपको इंग्लिश टर्म आ रही थी तो आप आराम से प्रश्न को कर पा रहे थे। आपने देखा होगा एक जो हम विशेष बालक पढ़ते हैं उसमें एक हम पढ़ते हैं अलाभान्वित बच्चे, और अगर आपने आरटी भी पढ़ी है तो आरटी में भी लिखा हुआ है कि ऐसे बच्चे जो वंचित बालक के अंतर्गत आते हैं, मतलब जिनकी आधारभूत सुविधाएं ही नहीं मिल पाती, ऐसे बालक डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं। तो ये डिसएडवांटेज जो चिल्ड्रन है, प्रतिकूल परिस्थिति पर ग्रस्त बालक है, वो न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। एक प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। जो चिंता है, उदासीनता, असुरक्षा है, ये तीनों तो क्या है, ये जो संज्ञानात्मक लक्षण के अंतर्गत आती है, जबकि जो आक्रामकता है वो बाहर दिखाई देती है, मतलब व्यवहारात्मक लक्षण है। इसका सही आंसर हो गया ए। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियां, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो देखो, इस प्रश्न का आंसर मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का आंसर बोनस भी मिल सकता है। बाकी ये पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण भी होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। भिन्न शिक्षण विधियां, ये भी प्रत्यक्ष रूप से हैं। विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, ये भी है। लेकिन जो खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास है, ये विशेष आवश्यकता वालों बालकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ये मतलब सभी बालकों के लिए हो गया, खेल कूद सभी बालकों के लिए होता है, अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सभी बालकों के लिए होता है। लेकिन विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN वाले बालक है, उनके लिए पाठ्यक्रम का भिन्नीकरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भिन्न शिक्षण विधियां उनके लिए हो सकती है, भिन्न गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण भी होना चाहिए, लेकिन खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास ये होना चाहिए। बाकी इसके ऑप्शन 2 या 3 सही हो रहे हैं, तो हो सकता है अब इस प्रश्न में बोनस भी दिया जाए। एक प्रश्न आया कि इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा सुझाता है। तो जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो उद्दीपकों के साहचर्य पर निर्भर है, या उसकी आधार जो है वो साहचर्य सिद्धांत है। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन,
है, अधिगम सीखने की प्रक्रिया में आता है, तर्क आता है, कल्पना आती है, लेकिन जो परिपक्वता है वो अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया में सहायक तो है परिपक्वता, परिपक्वता के बिना अधिगम नहीं हो सकता, लेकिन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा, प्रोसेस ऑफ लर्निंग में नहीं आएगा ये। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? जो पुरस्कार और दंड की अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा है, वो बीएफ स्किनर के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इसका सही आंसर है सी। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल है। अधिगम अपेक्षा रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम के द्वारा अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से ये जो अधिगम है अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रभावित होता है, लेकिन अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, अधिगम अर्जित होता है। अधिगम का मतलब ही अर्जित है, सीखा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण जो कंसेप्ट मैपिंग है वो उसका संपर्क किसने दिया है? तो वो दिया था जोसेफ डी नोवेक ने। किसने दिया था? जोसेफ डी नोवेक ने। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? तो शिक्षण के ब्लूम ने 3 उद्देश्य बताए, संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण। ये तीनों है शिक्षण के उद्देश्य, लेकिन जो वर्णनात्मक शिक्षण है इसी प्रकार का कोई भी उद्देश्य नहीं है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, या मतलब इतना अच्छा प्रश्न पूछा गया था बोर्ड के द्वारा कि नैसर्गिकता मतलब प्राकृतिक रूप से विचारों की सूची के एकत्रीकरण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि। आपको पढ़ा होगा जो मस्तिष्क विप्लव विधि है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, वो एक तो सामूहिक विधि होती है, इसमें 5 से 10 बालकों का एक समूह होता है, और एक रचनात्मक विधि भी है, ये सृजनात्मकता की विधि है। और इसमें क्या होता है, जो अपने आप विचार आते हैं, नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक रूप से जो विचार आते हैं, मतलब आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आपने दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा है, उन विचारों की सूची के एकत्रीकरण के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। मतलब कोई भी विद्यार्थियों को अलग अलग जो आइडिया आ रहे हैं, उन आइडिया का सम्मिलित करके सामूहिक रूप से उनका और एक सृजनात्मक हल निकाला जाता है, वो कहलाती है मस्तिष्क विप्लव विधि या ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? देखो, अब यह प्रश्न आया कि कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो जो प्रगति और परिणाम का ज्ञान है यह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अगर बालक को प्रगति का या परिणाम का ज्ञान कराया जाए तो ये मोटिवेशन पैदा करेगा बालक में। अगर बालक की प्रशंसा या आलोचना की जाए तो ये भी अभिप्रेरणा की भूमिका है। कक्षा में आपको बालक को अगर आप प्रशंसित कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो बालक की, या आलोचना कर रहे हो, तो ये पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से मोटिवेशन है। अगर आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, मतलब उसकी आकांक्षा स्तर क्या है, उसकी उपलब्धि का स्तर क्या है, आकांक्षा क्या है, उसकी क्या करने की उसकी आकांक्षा है, यह भी अभिप्रेरणा में भूमिका निभाता है प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो अंतर्व्यक्तिक जो समायोजन है, इंटर जो पर्सनल एडजस्टमेंट है, मतलब 2 व्यक्तियों के बीच किस प्रकार समायोजन करना है, ये उसके मोटिवेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए बी। क्या होगा? बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? देखो, व्यवसाय कुशलताएं सीखना, ये भी है, सह शैक्षिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बिना बोझ की शिक्षा, चारों है, लेकिन मुख्य दर्शन था वो था बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका जो आधार वाक्य था वह यही था, बिना बोझ की शिक्षा। एक प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का प्रावधान, बिल्कुल है। प्राथमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन, यह भी है, लेकिन अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य नहीं है, 45 घंटों का कार्य है, और उसमें भी तैयारी के घंटे भी शामिल किए गए हैं। एक प्रश्न है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है? तो आपने देखा होगा, सबसे पहले ये क्रियात्मक अनुसंधान है उसको शब्द देने वाले थे बी आर बंकिंघम, और कूट लेविन ने इसे सामाजिक क्षेत्र में प्रयोग किया है, जबकि स्टीफन एम कोरे ने इसे शैक्षिक क्षेत्र में इस क्रियात्मक अनुसंधान को लागू करने किया है। लेकिन जो स्टीफन एम कोवे है ये ऐसा कोई भी नहीं है, और आप अगर कोरे या कोवे में फर्क कर पाते तो भी आप आराम से इस प्रश्न का कर पाते से आंसर। तो इसका सही आंसर है सी। शिक्षा मनोविज्ञान के किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? मतलब कम से कम सब कौन सा ऐसा है शिक्षा में जो कम से कम प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा जो आनुपातिक मापनी है ये तो सर्वश्रेष्ठ मापनी है, जो समान अंतराल मापनी है इसका भी प्रयोग किया जाता है, क्रम सूचक मापनी रेटिंग स्केल है उसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो नापिक मापनी है, कौन सी मापनी? जो नापिक या शाब्दिक मापनी है उसका सबसे कम प्रयोग किया जाता है, सबसे निम्न श्रेणी की मापनी है, और इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न मनोविज्ञान से बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित कौन सा नहीं है? तो जो जीन पियाजे है वो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित है, क्योंकि जो जीन पियाजे उन्होंने तो अपने बेटों पर कार्य किया था, लॉरेंट ल्यूसिन और जैकलिन पर, और ये तो पूरे बाल विकास पर आधारित है।
अल्बर्ट बांडुरा है, इन्होंने भी जो बालकों पर, आपने देखा होगा बेबी बायोग्राफी इन्होंने लिखी है, पूरी बालकों पर आधारित है। और जो लेव वाइगोस्की उन्होंने जो आंतरिक संभाषण बताया है या जो प्राइवेट स्पीच बताई, व्यक्तिगत वार्ता बताई, ये सब बालकों पर इन्होंने अध्ययन किया है। और जो चिंतन और भाषा की अवधारणा दी है वो भी बालकों पर आधारित दी है। लेकिन जो अब्राहम मेस्लो है, इन्होंने जो मानवतावादी सिद्धांत दिया है, या तो इन्होंने सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा वगैरह जो मानवतावादी सिद्धांत के अंदर रॉजर्स ने दी है वो देख लो आप, या आप जो आत्मसिद्धि का सिद्धांत है वो देख लो। जो आत्मसिद्धि दी है वो बालकों के लिए नहीं है, वो किशोरावस्था के लिए है या जो प्रौढ़ावस्था के लिए है। तो अब्राहम मेस्लो ने जो दिया आत्मसिद्धि वो आपकी जो बाल्यावस्था से संबंधित या जो बालकों से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, उसके अंतर्गत नहीं आती। आत्मसिद्धि का सिद्धांत मतलब प्रौढ़ावस्था तक चला जाता है। तो इसका आंसर मैं जानना चाहूंगा अब्राहम मेस्लो के साथ। आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो आनुवांशिकता की भूमिका अध्ययन करनी है, मतलब ये इसका अध्ययन करना है कि आपके बालक में आनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जुड़वा बच्चों का आप अध्ययन करोगे तो आपने एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, अगर आप जुड़वा बच्चों का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इसमें दो जुड़वा बच्चे हैं जो एक ही पेट से पैदा हुए हैं, वो इन जुड़वा बच्चों का अगर आप साथ साथ पालन पोषण करें तो इनमें 0.96% या 0.96 की उनमें सहसंबंधता होती है, मतलब सेम होते हैं आनुवांशिक रूप से। तो जो जुड़वा बच्चों का अध्ययन है वो आनुवांशिकता विकास के लिए वैध है। जो अभिभावक और बालक का जो विश्लेषण है, पेरेंट और चाइल्ड का एनालिसिस, आप आगे देखोगे कि जो बच्चा है वो आपके माता पिता से किस प्रकार से मैच हो रहा है, या उसके माता पिता के जैसा है या नहीं, उसकी आंखें कैसी है, उसके मतलब लंबाई कितनी है, आपके अपने माता पिता पर गया या नहीं गया, इसका आप अध्ययन करोगे तो ये भी आनुवांशिकता से संबंधित है। तीसरा है दत्तक ग्रहण अध्ययन, एडोप्टेशन स्टडी। आप कोई दत्तक पुत्र है उसके बारे में अगर आप मैच कर रहे हैं, आपने अगर कोई दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र है तो आप मैच करेंगे उसके माता पिता से कि ये पुत्र दत्तक लिया हुआ है या नहीं है, लिया हुआ है, क्योंकि उसकी आनुवंशिक भिन्नताएं आपको प्रदर्शित होगी। तो ये भी है। लेकिन जो संवेशक समूह का अध्ययन है, मतलब पीयर ग्रुप्स का स्टडी है, जो संवेशक समूह का अध्ययन, मतलब जो 2 बालक है या 3 बालक जो साथ साथ रहने वाले बालक है उनका आप अध्ययन कर रहे हो तो उनके एक दूसरे में क्या अंतर है या उनके साथ साथ रहने से अध्ययन करने से क्या फर्क पड़ता है। ये जो संवेशक समूह है ये वातावरण से संबंधित है, मतलब ये आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है, ये पीयर ग्रुप्स हमारे वातावरण में बनते हैं। तो इसका लिए सही आंसर होगा डी। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, आपने तो पढ़ा होगा, जो फिनोटाइप और जीनोटाइप पढ़ा होगा। जो विशेषताएं दिखाई नहीं जाती जो जीन के रूप में होती है वो जीनोटाइप है, और जो दिखाई देती है वो फिनोटाइप है। तो आपको जो दैहिक और जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं दिखाई दे रही है वो क्या है? फिनोटाइप है। एक प्रश्न आया, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बालक विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट व पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? चाइल्ड डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स ए स्पेसिफाइड एंड प्री अरेंजमेंट स्कीम विद इन द बॉडी, मतलब कोई भी शरीर में एक विशिष्ट अनुपालन कर रहा है और एक पूर्व व्यवस्थित प्रणाली है। ये किस वजह से होता है? तो ये जैविक जो परिप्रेक्ष्य है ये कहता है कि बालक में एक निश्चित सीमा होती है, मतलब आपकी लंबाई की एक निश्चित सीमा है कि आप 5 फीट 7 इंच से अधिक नहीं बढ़ सकते। ये आपकी जैविक है, आनुवंशिकता है कि 5 फुट और 7 इंच से अधिक नहीं बढ़ सकते। तो ये आनुवंशिकता की एक सीमा है और ये पूर्व व्यवस्थित प्रणाली है, तो ये आएगी जैविक के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा सी। ये आपके 30 प्रश्न थे। आपको हो सकता है किसी प्रश्न में विवाद हो, या कोई अध्यापक क्या बता रहा है, कोई विद्यार्थी क्या बता रहा है, कोई यूट्यूबर क्या बता रहा है, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आंसर बताया, मेरे अनुभव के आधार बताए और आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप समझ पा रहे हो, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एनसीईआरटी किताब में देखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।